हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम पी ब्लॉक में जो रिएक्शंस आपसे पूछी गई हैं, चाहे वो एग्जाम्पल के रूप में हो, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन के रूप में हो, चाहे फिर वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हो, उन सब पर हम आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। जबकि हम पी ब्लॉक में जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी वीडियोस तो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हो, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हो या 17 एंड 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स पर जो रिएक्शंस आपके बोर्ड में पूछी गई हैं उस पर तो हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन आज से हम केवल और केवल एनसीईआरटी की रिएक्शंस को ही अपलोड करेंगे और इसके लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। आज का जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 7.3 है, जिसमें पूछा गया है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। तो हमें सोडियम एजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए रिएक्शन को लिखना है। आइए लिखते हैं रिएक्शन। देखिए NaN3 ये कौन है? सोडियम एजाइड है। क्लियर? इसे आप कर दोगे क्या? गरम। क्लियर? और यहां पर इसके लोगे आप 2 मोल्स, तो जिससे क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगी और आपको डाई नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। तो इससे पता चला कि अगर हम सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं ये डीकंपोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है और हमें नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाती है। तो नाइट्रोजन गैस बनाने का एक ये मेथड है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सोडियम एजाइड का थर्मल डीकंपोजिशन देखा और हमने देखा कि सोडियम एजाइड डीकंपोज्ड हो जाता है और हमें नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाती है और साथ में सोडियम एटम भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में नाइट्रोजन गैस को बनाने के मेथड्स पूछने लगे कि भाई नाइट्रोजन गैस बनाने के मेथड्स को लिखिए, तो आप एक रिएक्शन ये भी लिख सकते हैं, इसके द्वारा आप नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.3। तो हमें ये प्रूफ करना है कि PH3 बेसिक नेचर रखती है। PH3 को हम क्या कहते हैं? फॉस्फीन कहते हैं। और ये क्वेश्चन है पी ब्लॉक की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.6। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस बात को याद रखो। देखिए एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है। क्लियर? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है। अब हमें क्या बताना है? हमें यह बताना है कि PH3 जिसे हम फॉस्फीन कहते हैं, इसकी नेचर बेसिक होती है। ये बात हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। अब देखिए अगर उसकी नेचर बेसिक है तो अगर हम उसकी रिएक्शन मतलब PH3 की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो हमें फिर क्या ऑब्टेन होना चाहिए? हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? हमें सोल्ट प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस बात को हम समझ चुके हैं कि एसिड है, बेस से रिएक्शन कराओ सोल्ट बनेगा, या बेस है एसिड से रिएक्शन कराओ तो सोल्ट बनेगा। अब हमें बताना यह है कि PH3 की नेचर क्या है? बेसिक है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन किसी एसिड से कराएंगे तो क्या ऑब्टेन होगा? सोल्ट। तो हम यही करेंगे। अब हम इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे? एसिड से। एसिड हमने ले लिया HI। क्या लिया? HI। अब जरा एक बात और समझो कि ये फॉस्फीन जो है, इसमें जो फॉस्फोरस होता है इसके पास ये क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, मतलब दे देता है, तो वो लुईस बेस की तरह वर्क करता है। लुईस बेस की तरह वर्क करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PH3 जो होगी वो एक लुईस बेस की तरह वर्क करेगी। अच्छा, हमने क्या लिया है? ये HI लिया है। HI का नेम क्या होता है? इस बात को समझो। इसको हाइड्रो आयोडिक एसिड या हाइड्रोओडिक एसिड भी कह सकते हैं। अब देखो ये जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा? ये अपने आयनों में मतलब अपने अवयवों में आयनाइज्ड हो जाएगा, मतलब H पॉजिटिव और यहां से I नेगेटिव मिलेगा। अब इसके पास है लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर किसे दे देगा, इसके साथ। जब इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो बोलो क्या बनेगा, PH4 बन जाएगा। क्लियर, PH4, इस पे क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब ये I नेगेटिव है, ये भी जाकर इससे जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार ये आपको क्या ऑब्टेन हुआ, ये आपको एक सोल्ट बन गया, PH4I, PH4 पॉजिटिव, I नेगेटिव। ये क्या है, एक सोल्ट है। अब इसका नेम क्या है, इसका नेम होगा देखो फोस्फोनियम आयोडाइड। क्या नेम होगा, फोस्फोनियम आयोडाइड। क्लियर, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि PH3 जो है इस रिएक्शन में लुईस बेस की तरह वर्क करेगी और वो एसिड, हमने कौन क्या लिया, HI, इससे रिएक्शन करके हमें क्या ऑब्टेन होगा, सोल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फोस्फोनियम आयोडाइड। क्या कहेंगे, फोस्फोनियम आयोडाइड। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7.6। तो आई होप ये रिएक्शन और ये बात कि PH3 बेसिक नेचर क्यों रखती है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सीखेंगे कि PCl3 मतलब फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड मॉइस्चर की प्रेजेंस में नमी की उपस्थिति में फ्यूम क्यों देती है। तो आइए फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, PCl3 मॉइस्चर की प्रेजेंस में, जो कि P ब्लॉक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.7 है। अब मॉइस्चर मतलब नमी और नमी मतलब जल, तो जल की यहां पर प्रेजेंस होगी H2O। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से आपको करनी है। देखिए यहां पर कितने Cl है, 3Cl है, ये 3 लिख रहा है ना, 3Cl है, तो यहां पर आप 3 लगा दो। कितना काम कर दोगे, 3 लगा दिया। अब देखो कैसे करना है, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं HOH, बताओ HOH लिख सकता हूं। अब यहां पर कितने मोल से, 3 मोल से, तो मैंने यहां पर लगाया 3। अब तुम देखो रिएक्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। अब देखो 3H ये है और ये आपके पास 3Cl है, इन दोनों को मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, 3HCl बनेगा, नहीं बनेगा। अब देखो क्या बचा, अब देखो आपके पास 3OH है, भाई 3H तो यहां से खर्च हो गए और ये भी खत्म, मतलब Cl का भी रोल खत्म और H का भी रोल खत्म। अब आपके पास P बचा है और आपके पास 3OH बचे हैं। अब इन दोनों को मिलाइए। अब कैसे मिलाओगे, तो ध्यान से समझो इस बात को, दो कैसे मिलाओगे। आप उठाइए यहां से H, लिख दीजिए H3, फिर लिए यहां से P, लिख दीजिए P, यहां से उठाइए फिर O को, O कितने हैं, O 3 है, उसे इस तरह लिख दीजिए, H3PO3 बनेगा। H3PO3 को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड। तो देखिए हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि PCl3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मॉइस्चर की प्रेजेंस में, मतलब नमी की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होकर क्या देती है, HCl के फ्यूम देती है। क्या देती है, HCl के फ्यूम्स देती है। तो क्लियर, तो इस रिएक्शन में HCl बनने के कारण हमें फ्यूम्स दिखाई देते हैं। तो ये आपकी P ब्लॉक का एग्जाम्पल नंबर 7.7 था। P ब्लॉक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.13 को सीखेंगे, जिसमें हमें वहां पर 2 रिएक्शन दे रखी हैं, जिन्हें हम 1 by 1 सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में कैल्शियम फ्लोराइड को मिलाया जाता है तो क्या होता है जब। तो देखिए अब हम किस तरह से इसकी रिएक्शन को लिखेंगे। देखिए कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaF2 और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। अब ये कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये है भाई आपके पास कंसंट्रेटेड मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है। देखिए सिंपल कैसे है, देखो यहां पर इसे और इसे मिला दीजिए आप, तो बताओ यहां से क्या बन जाएगा, 2HF बन जाएगा। क्लियर, अब क्या बचा, यहां से बचा Ca और यहां से बचा SO4। तो इन दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो CaSO4 बनेगा, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन तो आपकी हो गई है कंप्लीट, सही है। CaF2 मतलब कैल्शियम फ्लोराइड जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करता है तो हमें HF और CaSO4 ऑब्टेन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्लियर।
अब देखिए दूसरा जो रिएक्शन है उसमें आपसे क्या पूछा है, उसमें आपसे पूछा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3 को वाटर में प्रवाहित किया जाता है, मतलब पास थ्रो किया जाता है, तो क्या होता है जब। तो देखिए उसकी भी रिएक्शन लिखते हैं। देखिए SO3 ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्लियर। जब इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, देखो इनको ना आपस में जोड़ दो। ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। इन दोनों को आपस में जोड़ो। देखिए यहां लिखिए आप H2 लिख दिया, फिर लिखिए S लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ये है और 1 ये है, तो कितने होगा 4। तो क्या बन गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन हो जाती है। तो ये था आपका फर्स्ट और ये था उसका सेकंड पार्ट। तो आई होप दोनों रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब ये बात भी याद रखिए कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, H2SO4 प्राप्त होता है, H2SO4 बनता है। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, जो हमारी पी ब्लॉक एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7.13 था। वीडियो में हम सीखेंगे पी ब्लॉक एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7.17, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें आपको ये दे रखा है कि Cl2 मतलब क्लोरीन की हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH के साथ अभिक्रिया के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है और ये जस्टिफाई करना है क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं। तो आइए फिर समझते हैं। देखिए ये है क्लोरीन और ये है NaOH, ये कैसा है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट है। क्लियर। अब देखिए किस तरह से आपको ये रिएक्शन करनी है, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं यहां पर लगा देता हूं 3। अब देखिए 3 और इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 को आप लगा दीजिए यहां पर, इस तरह से याद रखिए। क्लियर। अब देखिए क्या करना है आपको, इस तरफ करते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए यहां से मैंने 5 Na ले लिए, और ये कितने हैं आपके पास, ये आपके पास है 6 Cl। क्लियर। और यहां से मैंने कितने Cl लिए, यहां से मैंने 5 Cl लिए। अब जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, बनेगा ना 5NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब आप देखो कि भाई आपके पास यहां पर 1 Cl बचा है और यहां पर आपके पास 1 Na बचा है, सही। अब देखिए अभी आपके पास 6OH है, 6OH है, क्योंकि जो 5 Na थे वो भी आपके खर्च हो गए हैं और 5 Cl है वो भी आपके यहां खर्च हो गए हैं। तो यहां से आपका 1 Cl बचा है, यहां से आपका 1 Na बचा है। क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है। और देखिए यहां पर आपके पास है 6OH। अब देखिए OH को आप देखते हो तो आप जल बना दो। अब मैंने यहां पर बना दिया इससे H2O और यहां पर लगा दिया 3। अब जब हमने यहां पर 3 लगाया तो उससे क्या हुआ, देखिए 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो मतलब 6 हाइड्रोजन का रोल खत्म हो गया है, तो हाइड्रोजन तो यहां से क्या हो गया, खत्म। अब यहां पर देखिए 3 का मतलब यहां पर 3 ऑक्सीजन है, अब यहां पर आपके पास 6 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अभी आपके पास 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। अब आप देखो आपके पास 1 Na बचा हुआ है, आपके पास 1 Cl बचा हुआ है और आपके पास अभी 3 ऑक्सीजन है। अब ये आपका जल के मॉलिक्यूल निकले हैं, इसको लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए, ये आपके जल के मॉलिक्यूल 3H2। अब जो बचा है ना इन सबको मिला दीजिए। चलिए करिए इतना काम। देखिए आप Na बचा है, लाइए Na लिख दीजिए, आपके पास Cl बचा है, Cl को लिख दीजिए, आपके पास 3O है, उसको इस तरह लिखो, O लिखो और यहां पे लिखो 3। अब ये जो बना है इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोरेट। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोरेट। अब देख लीजिए इस तरह से इसे आप ट्रिक समझिए और इस तरह से जब आप रिएक्शन करोगे तो देखिए रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, बैलेंस्ड हो चुकी है। आपको कैसे करना था एक बार वो समझ लो। देखो यहां पर आप 3 लगा दो, जब मैंने यहां पर 3 लगाया तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, मैंने यहां पर 6 लिख दिया।
सही है। अब यहां से मैंने 5 Na लिए और यहां से मैंने 5 Cl लिए, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया 5 NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। अब यहां पर एक Cl बचा था, ये आप लिख दिया, यहां पर एक Na बचा था, ये लिख दिया, यहां पर 6 OH बचे थे, यहां पर 6 OH बचे थे, वो मैंने रखे। और OH देखोगे तो आप याद रखना जल बनेगा, सही, इस तरह से याद रखना, OH देखो तो क्या बनेगा, जल बनेगा। मैंने यहां पे जल के मॉलिक्यूल बना दिया और उसके आगे मैंने लिख दिया 3। जब 3 लिखा तो देखा 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। इस प्रकार जो 6 हाइड्रोजन थे उनका खेल हो गया खत्म। अब यहां पर देखा 3, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 खर्च हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अभी 3 ऑक्सीजन बचे। तो जब हमने देखा तो हमारे पास एक Na था, एक Cl था और 3 O थे, उन सबको जब हम मिलाएंगे तो यही बनेगा सोडियम क्लोरेट। तो 5 NaCl बने और 1 मोल NaClO3 सोडियम क्लोरेट का बना और 3 मोल जल के बन गए। और देख लो भैया रिएक्शन भी हो गई बैलेंस। देखिए कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 3 इंटू 2 6 क्लोरीन है, यहाँ पे देखिए 5 और एक ये 6, ठीक है। अब देखो सोडियम कितने यहाँ पर Na 6 है और देखो 5 यहाँ पर है, एक ये है 6, ये भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 6 है और यहाँ पे देखिए 3 ये है और 3 ये, 3 ये मतलब 3 ये और 3 ये, कितने हो गए, 3 प्लस 3 कितने होता है, 6 होता है, तो 6 हो गए। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं आपके। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 6 है और देखिए यहाँ पर 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ पर हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो जो रिएक्शन आप बोर्ड पर देख रहे हो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 बातें बतानी थी। पहली तो ये बतानी थी कि क्लोरीन और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH की बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखो, जो हमने लिख दी। अब दूसरी बात ये पूछी है कि ये जो रिएक्शन है जो आप बोर्ड पर देख रहे हो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब पहले तो बात आप ये समझो कि भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो और उसी का ही रिडक्शन हो, मतलब उसी का ही ऑक्सीडेशन होना है और उसी का ही रिडक्शन होना है। अगर आप ऐसी रिएक्शन देख रहे हो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास है क्लोरीन। अब क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए और क्लोरीन का ही रिडक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है इस रिएक्शन में तो फिर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और नहीं तो नहीं है। अब जरा चेक कैसे करेंगे, हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए Cl2 है, जब Cl2 हो, N2 हो, O2 हो तो जब फ्री स्टेट में होते हैं या ऐसे कह लो कि एक ही ग्रुप के 2 एलिमेंट आपस में मिलते हैं या 3 एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। अभी Cl2 आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, अगर N2 आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी, अगर O3 आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। ये बात तो आपको याद होनी चाहिए। तो मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, 0 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर NaCl में हम Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जरा मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, तो ध्यान समझो। देखिए NaCl लिखा हमने यहां पर अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए ये Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, Na कौन से वर्ग का है, फर्स्ट वर्ग का है, तो कितनी होगी, +1 होगी। इसके लिए हम मानेंगे x बराबर 0, तो x तो जब ये +1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यहां पर मतलब NaCl में जो Cl की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, -1 है। लीजिए लिख देते हैं इसको -1, क्लियर। अब देखिए अब हम निकालेंगे NaClO3 में। तो देखिए NaClO3 में हम किसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Cl की निकाल रहे हैं। तो लिखिए इसको यहां पर, देखिए लिखा। अब सोडियम कितनी होती है, +1 लिख दीजिए, यहां पर इसकी x हो गई, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है और साथ में कितने हैं, 3 है, यहां पर 3 लिख दीजिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों की। देखिए प्लस और ये x 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, तो -6 यहां पर बराबर क्या करना है, हमें 0 करना होता है, 0 कर दिया। अब देखो ये +1 है और ये -6 है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, -5, ये हो गया 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा, +5। अब आप देखो कि NaClO3 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +5 है। तो इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो इससे हमें यह समझ में आता है कि देखिए यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1 है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रही है, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है वहां पर होता है रिडक्शन। तो मतलब क्लोरीन का NaCl में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लिख दीजिए यहां पर, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन। अब देखो यहां पर है 0 है, और जबकि NaClO3 में Cl की कितनी है, +5 है, कितनी है, +5 है। तो 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है,
मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। मतलब ये हुआ कि Cl2 का इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब यहां पर कर दीजिए आप ऑक्सीडेशन, लिख दो। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। तो आपने क्या देखा कि देखिए Cl2 मतलब क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमने आपको यही समझाया कि जिस रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो और उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका मतलब क्लोरीन और हॉट कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ जो रिएक्शन अभी आपने देखी है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। में हम सीखेंगे कि जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाइनली पाउडर्ड आयरन से रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो फेरस क्लोराइड ऑब्टेंड होता है, फेरिक क्लोराइड ऑब्टेंड क्यों नहीं होता, प्राप्त क्यों नहीं होता। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए ये है HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये किससे रिएक्ट करता है, Fe से, और Fe कैसा है, फाइनली पाउडर्ड आयरन है ये। क्लियर। अब देखिए एक बात तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो एसिड से रिएक्ट करके क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ये बात तो हम जानते हैं। तो देखिए Fe जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है और HCl कौन है, एसिड है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, तो H2 निकल गई। अब बताइए हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 है, तो बस यहां पर आप 2 लगा दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन का रोल तो हो गया खत्म, अब बचा कौन, आपके पास 2Cl। तो 2Cl और इसे जब मिलाओगे तो बताओ क्या बन जाएगा, FeCl2, और यही होता है फेरस क्लोराइड। देखिए फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeCl3। क्लियर। ये कौन होता है, फेरस क्लोराइड, और ये क्या होता है, फेरिक क्लोराइड। सही है। एक बात और याद रखो, देखो Fe डबल पॉजिटिव को हम बोलते हैं फेरस, क्लियर, और Fe ट्रिपल पॉजिटिव को हम बोलते हैं फेरिक। तो फेरस और फेरिक को आप कैसे याद रखोगे, एक बात और याद रख लो। देखिए इस पर चार्ज कितने हैं, +2, और इस पर चार्ज कितने हैं, +3। जिस पर चार्ज कम होते हैं उसके नाम में आएगा अस, और जिस पर चार्ज ज्यादा है उसके नाम में आएगा इक। इसके नाम आ रहा अस फेरस, इसके नाम आ रहा इक फेरिक। तो याद रखना। तो जब इसमें चार्ज 2 होंगे तो क्या बनेगा, FeCl2, और चार्ज 3 होंगे तो क्या बनेगा, FeCl3। कैसे बनेगा ये भी समझाना है आपको। देखो Fe डबल पॉजिटिव और Cl पर होता है क्या, माइनस का एक चार्ज। क्लियर। अब देखिए इसके पास 2 चार्ज है, इसके पास 1 चार्ज है, इन चार्ज को एक्सचेंज करोगे तो बताओ क्या बनेगा, ये जो 2 है ना इसे दे दो तो नहीं बनेगा क्या, FeCl2। क्लियर। इसी तरह से वो इसे बना सकते हो आप। क्लियर। ये कितने चार्ज है, 3, इस पर कितने हैं, 1, और अब चार्ज को क्या कर दो आप, एक्सचेंज कर दो, तो बताओ क्या बनेगा, ये 3 यहां आ जाएंगे ना, Fe, इसके पास तो 1 ही रहेगा, इसके पास 3 आ जाएंगे, तो FeCl3। तो ये होता है फेरिक क्लोराइड और ये होता है फेरस क्लोराइड। अब बात आती है ये कि HCl फाइनली पाउडर्ड आयरन से जब रिएक्ट करता है तो फेरस क्लोराइड बनता है, फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनता। ये बताइए कि इसमें जब आपने रिएक्शन कराई तो क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकली। तो बस हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण, मतलब हाइड्रोजन का मुक्त होना, मतलब लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन के कारण ये फेरस क्लोराइड को बनने से रोकता है। तो हमने क्या सीखा कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस फ्री हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यही क्या करती है, FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड को बनने से रोकती है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि फेरिक क्लोराइड मतलब FeCl3 क्यों नहीं बनता, FeCl2 क्यों बनता है। क्लियर। तो FeCl3 क्यों नहीं बनता, FeCl2 क्यों बनता है, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो FeCl3 को बनने से रोकती है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गए। क्या XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। क्या सीखेंगे हम
क्या XeF6 मतलब जिनोन हेक्सा फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, यस या नो? तो आइए समझते हैं इस बात को। देखिए ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7.22 पी ब्लॉक एनसीईआरटी का। अब पहले एक बात समझ लो कि भाई रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। समझ में बताइए किसे कहते हैं, कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, जिनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब जल से क्रिया कराएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जल से रिएक्शन कराएंगे। वैसे अगर हम मतलब देखें तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिसिस का मतलब होता है टूटना, तो वाटर के मोलिक्यूल का टूटना। तो हमें यहां पर वाटर से रिएक्शन करानी है, ये बात आप याद रखो। तो जब हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए कि एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में साथ साथ होने चाहिए, जब ही ये रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। आइए अब रिएक्शन से समझते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं रिएक्शन, उसके बाद हम समझेंगे कि भाई रिडॉक्स है या नहीं। जब भी समझ में आएगी रिडॉक्स है या नहीं, पहले रिएक्शन तो लिखे। देखिए जिनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6, ठीक है, नेम याद हुआ, फॉर्मूला याद हुआ। अब हमें इससे करानी है वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप, H2O ले लिया आपने। अब देखिए अब आगे रिएक्शन कैसे होगी, जरा ध्यान से समझो। भाई ये कितने हैं, ये आपके पास 6 है। अब इसका मैं कर दूं आधा, तो बताओ कितना होगा आधा, इसका आधा 3 ही तो होगा, तो यहां पर लगा दीजिए 3। जब आप यहां पर 3 लगा दोगे तो समझो रिएक्शन हो गई। वो कैसे, अब बताओ यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 × 2 भाई कितना होता है, 6 होता है। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन, और यहां पर F कितने हैं, 6, तो इनको आपस में मिला दीजिए। तो बताओ क्या बन जाएगा, 6HF बन गया। अच्छा अब क्या बचा, अब बचा यहां पर Xe, लिख दो भाई, Xe लिख दिया आपने, लिख दिया। यहां क्या बचा, 3O, भाई यहां अब 3O तो बचेंगे। अब उन 3O को ले जाकर यहां रखिए और इस 3 को इस तरह से लगा दीजिए, और इसे कहते हैं जिनोन ट्राइऑक्साइड। क्लियर, जिनोन ट्राइऑक्साइड। अब देखो एक बात और समझो, अगर हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑब्टेन होते हैं। चलिए उनकी रिएक्शन भी लिख देते हैं, इसे मिटा देते हैं यहां से। क्लियर, फिर समझेंगे इस बात को कि रिडॉक्स है या नहीं। अब देखिए इसका फॉर्मूला जानते हो आप, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। अब देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब जल से क्रिया करानी है। अब हमें कितने जल के मोल्स लेने हैं, इसकी अब जरा ध्यान से सुनो, क्या ट्रिक बनाई है मैंने ट्रिक बनाई नहीं, खुद ही खुद ट्रिक बन गई, जरा ध्यान से समझो। देखो जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ये बताइए आपने ये 3 कैसे लिए थे, आपने 6 जो थे ये इनका आधा करा था। बस अब इन 3 को याद रखो, एक बार जिनोन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन कराओ जल का 1 मोलिक्यूल लेके, क्लियर, और जब दूसरी रिएक्शन कराओगे उसमें जल के 2 मोलिक्यूल ले लेना। तो कितने हो गए, 2 ये 1 ये हो गए ना 3 मोलिक्यूल, और यहां भी हमने कितने लिए, 3 मोलिक्यूल। तो इस तरह से आपको ये तीनों रिएक्शन याद रहेंगी। क्लियर, रहेंगी नहीं रहेंगी, अरे भाई यहां पर 6 का 3 कर दो, और जो बाकी की 2 रिएक्शन हो मतलब ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एक बार जल का 1 मोल ले लो और दूसरे में 2 मोल ले लो, तो 1 मोल ये 2 मोल ये, तो 3 मोल नहीं हो गए, होगा 3 मोल। बस इस तरह से याद रखना, ये समझ लो ट्रिक है आपकी, तो रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब कैसे करें, देखो यहां पर आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं। यहां पर कितने फ्लोराइड है मतलब F है, 6 है। तो यहां से 2F ले लो और 2 हाइड्रोजन ले, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बताओ क्या बनेगा, 2HF बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल। अब बताओ यहां पर कितने F बचे, 4 बचे, और यहां पर क्या बचा, 1 ऑक्सीजन बचा। तो अब देखो इन्हें आपस में मिलाओगे कैसे, पहले लिखिए Xe, जिनोन को लिख दिया, फिर ऑक्सीजन उठाइए, लिख दिया। अब बताओ यहां पर F कितने बचे थे, 2, सॉरी 4 बचे, 4 F बचे हैं, वो लाकर यहां लिख दीजिए। अब बताओ ये क्या बना, ये बना जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। अब इसका नेम क्या होगा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। नेम क्या होगा, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। आइए अब ये रिएक्शन करते हैं।
देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो यहां से 4F ले लीजिए, तो मतलब क्या बन जाएगा, मतलब ये बनेगा यहां पर H4HF। क्या बनेगा, 4HF बन गया। अब देखो यहां पर कितने F बचे, यहां पर बचे आपके पास 2F। यहां पर कितने ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो बस मिलाओ इनको। देखो जिनोन जिनोन ओ बचे कितने हैं 2, यहां लिख दिए 2। F बचे हैं कितने हैं, 2F बचे हमारे पास, उनके लिख दीजिए। तो जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड बना नहीं बना, जिनोन ये है, ऑक्सी ये है, फ्लोराइड ये है। अब इसका नेम क्या होगा, हम इसको कहते हैं जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। क्या कहते हैं, जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। आप समझते हैं कि भाई ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं। रिडॉक्स में हमने आपको बताई है कि एक मतलब क्या बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब देखिए उससे हम क्या समझेंगे भाई, कैसे समझेंगे, तो हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए अब देखिए जिनोन हेक्साफ्लोराइड में हमें जिनोन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, चलिए यहां करके दिखा देते हैं आपको। देखिए हमें इसकी निकालनी है ना, हम इसे मानेंगे x, मान लिया, प्लस लिखिए, प्लस लिख दिया। f की कितनी होती है, -1 होती है, क्लियर, गुणा मल्टीप्लाई 6 से करोगे और बराबर कितना हो करते हैं हम 0 करते हैं, तो बात जानते हैं। देखिए यहां पर कितना आ गया, x -6 इजिकल टू 0। अब देखिए ये 6 उधर जाएगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 6 इजिकल टू प्लस के वो x इजिकल टू प्लस के 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिनोन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर कितनी है, +6 है। तो यहां भी कितनी होगी, +6 होगी, यहां भी कितनी होगी, +6 होगी। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर जिनोन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, इसे निकालिए। इसके लिए हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, क्लियर, x मान लेंगे। और ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है, मल्टीप्लाई कितना करोगे, 3 से करोगे, तो कितना आ गया, बराबर तो 0 करते हैं, कितना आगे बताओ, 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, -6 हो जाएगा, इजिकल टू 0। तो अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे, मतलब -6 को इधर लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का, तो +6 हो गए, नहीं हो गए। तो इसका मतलब यहां पर कितनी आ गई इसकी जिनोन की, +6 आ गई। अब देखो यहां भी +6 है और यहां भी +6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई ना तो कमी हो रही है और ना ही वृद्धि हो रही है। देखिए अगर ऑक्सीडेशन होता तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते, और अगर रिडक्शन होता तो ऑक्सीडेशन नंबर घटते। तो यहां पर सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहां पर तो रिडॉक्स रिएक्शन ये है। इसी तरह से इसे भी देख लीजिए आप। चलिए यहां पर इसकी निकालिए, जिनोन की निकालो। देखिए इसे मानेंगे हम x मान लेते हैं, x मानो, इसको x मान लिया। ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है, क्लियर। देखो फ्लोरीन की होती है कितनी, -1, और कितना है ये 4, तो -1 इंटू 4 कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, बराबर कितना हो गया 0। तो -2 ये, -4 ये, कितनी हो गई, x बराबर +6। बताइए तो यहां भी क्या आ रही है, जिनोन की +6 आ रही है, और यहां भी कितनी है, +6, नो चेंज। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें निकालते हैं, जरा ध्यान समझो इसमें कैसे निकालेंगे। देखो इसे यहां कर दूं, यहां कर देते हैं, इसकी x मान ली हमने, सही है। अब ऑप्शन जो होती है -2 और ये कितने 2, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो गया, क्लियर। अब देखिए फ्लोरीन की कितनी होती है, -1 और ये कितने 2, तो -1 इंटू 2 कितना हो गया, -2 इजिकल टू 0। अब बताइए कितना हो गया, -6 उधर जाएगा तो कितना होगा, +6। तो इसकी भी यहां पर क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रही है, नो चेंज। तो इसका मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इनकी, तो भैया इनकी भी लगा लो, हाइड्रोजन की +1 होगी तो वहां भी +1 होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी तो वहां तो -2 है ही उसकी, क्लियर। तो इनकी भी थोड़ी ना चेंज हो रही है, इनकी भी चेंज नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा भाई, तीनों रिएक्शन देखी और जिनोन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 यहाँ है और +6 वहां है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। अगर बढ़ रही होती तो चलो ऑक्सीडेशन होता, घट रही होती रिडक्शन होता, मगर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो
और रिडक्शन भी हो रहा हो साथ साथ। तो हमें यह पता चलता है कि ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड XeF का हाइड्रोलिसिस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इस तरह से पी ब्लॉक एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल थे जिनमें रिएक्शंस पूछी गई थी वो सभी यहां पर हो जाते हैं कंप्लीट। और अब हम आपको मिलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसी तरह से आप इन सभी वीडियोस को देखते रहिए और सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।